बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट कंट्रोल सिस्टम। कल हम कंट्रोल सिस्टम के बारे में काफ़ी चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। मज़ीद जो चीज़ें रहती हैं वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशन सबसे पहले मैंने लिखी है, 2 नंबर के लिए डेफिनेशन आ सकती है पेपर में। व्हाट इज़ मीन बाय कंट्रोल सिस्टम? A series of interconnected components that serves to maintain a physical or chemical parameter of an organism at or near constant value. Like आपकी बॉडी का या लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जो होम्योस्टेसिस का फंक्शन था उसको मेंटेन करने के लिए कंट्रोल सिस्टम जो है वो काम कर रहा है। अब इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन कर रहे होते हैं। जैसे हमारी बॉडी है, हमारी बॉडी में बहुत सारे सिस्टम्स हैं, लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम है, रिस्पायरेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सारे के सारे सिस्टम जो हैं आपस में कोऑर्डिनेशन करते हैं और फिर एक इंडिविजुअल लेवल के ऊपर जाके उस इंडिविजुअल को सर्वाइव करवाते हैं या उसके डिफरेंट फंक्शंस जो है वो कंट्रोल कर रहे होते हैं। सेम केस कि कंट्रोल सिस्टम जो है ये वो सिस्टम है जो होम्योस्टेसिस को मेंटेन करवा, यानी कि होम्योस्टेसिस को करवा रहा है। और होम्योस्टेसिस क्या करता है? होम्योस्टेसिस आपकी बॉडी में डिफरेंट चीज़ों का लेवल जो है वो मेंटेन करता है। उसमें ऑस्मो रेगुलेशन हमने डिस्कस किया था, थर्मो रेगुलेशन डिस्कस किया था और एक्सक्रीशन डिस्कस किया था। मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन आगे हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ेंगे। अच्छा, कंट्रोल सिस्टम में हमारे पास 2 चीज़ें हैं, एक को हम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम कहते हैं और एक को हम लिविंग कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। अच्छा, इसमें फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और लिविंग कंट्रोल सिस्टम में ये यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में नॉन लिविंग थिंग्स को डिस्कस करते हैं, जबकि हम लिविंग कंट्रोल सिस्टम में लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम में मैंने एग्जांपल पहले लिख दी है, हम ओवन को डिस्कस कर सकते हैं, इंक्यूबेटर को डिस्कस कर सकते हैं, फ्रिजेस को डिस्कस कर सकते हैं। ये सारी की सारी नॉन लिविंग है। और आपको फर्स्ट ईयर में हमने बताया था चैप्टर नंबर 1 में कि हम किस बेस पे लिविंग और नॉन लिविंग में डिफरेंशिएट कर पाते हैं। जो चीज़ इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्ड करेगी, जो चीज़ सेल से मिलके बनी हुई होगी, जिसमें मेटाबॉलिक प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा होंगे, साइज़ में ग्रो कर सकती होगी, वो लिविंग होगी। और जो ये सब कुछ नहीं कर सकती वो नॉन लिविंग है। लिहाजा हमारे पास ये तमाम चीज़ें जो हैं वो नॉन लिविंग है। हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। वो कहता है कि इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स। फिजिकल कंट्रोल सिस्टम के 3 कंपोनेंट्स हैं। ये ऊपर मैंने एग्जांपल लिख दी है, इसको मैं डिस्कस करता हूँ। इसमें हमारे पास सेंसर आ जाता है, इसमें कंट्रोल सेंटर आ जाता है और स्विच आ जाता है। लाइक एक रूम है, रूम के अंदर हमने टेम्परेचर को फिक्स किया हुआ है, लाइक मैं 20 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स कर देता हूँ, या फिर एसी है या कोई फ्रिज है उसका मैं टेम्परेचर जो है वो फिक्स कर देता हूँ। अब फिक्स करने के बाद वहाँ एक सेंसर लगाना पड़ेगा जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा, जो मेरे मुताबिक टेम्परेचर को रखेगा। लाइक मुझे 20 डिग्री सेंटीग्रेड चाहिए था, तो वो सेंसर जो कि इस टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा वो मैं यहाँ पे अटैच करवा देता हूँ। अब जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा, 20 से ज़्यादा होगा, तो ये सेंसर या जो थर्मामीटर है ये फ़ौरन उस टेम्परेचर को डिटेक्ट करेगा, मैसेज भेजेगा कंट्रोल सेंटर में। कंट्रोल सेंटर स्विच को मैसेज भेजेगा कि ऑफ हो जाए या ऑन हो जाए। लाइक अगर मैंने टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड सेट किया हुआ था एक ओवन में, अब उसका जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो गया किसी वजह से, तो ये सेंसर क्या करेगा या थर्मामीटर क्या करेगा, उसको सेंस करेगा। मैसेज किसको भेजेगा? मैसेज भेजेगा कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? इसको स्विच को मैसेज भेजेगा कि ऑफ हो जाए। अब जब ये वो ऑफ होगा तो टेम्परेचर जो कि 20 से बढ़ रहा था 20 पे आ जाएगा। इसी तरह अगर वो 20 से बिलो चला जाएगा, स्विच जो है दोबारा ऑन हो जाएगा। और ऑन करवाने के लिए दोबारा क्या करेगा? सेंसर उसको सेंस करेगा, कंट्रोल सेंटर के पास मैसेज भेजेगा और स्विच को क्या कर देगा? ऑन कर देगा। ये हमारे पास थे फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। उसके बाद हम आते हैं लिविंग कंट्रोल सिस्टम। जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया कि लिविंग कंट्रोल सिस्टम में हम किसके बारे में डिस्कस करेंगे? लिविंग थिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे वो कहता है इट हैज़ 3 कंपोनेंट्स जस्ट लाइक फिजिकल कंट्रोल सिस्टम। इसमें हमारे पास रिसेप्टर है, कंट्रोल सेंटर है और इफेक्टर है। रिसेप्टर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है लाइक बैक्टीरिया, अमीबा, या फिर वो मल्टीपल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है लाइक ह्यूमन बीइंग।
हमारी पूरी बॉडी में डिफरेंट जगह पे डिफरेंट रिसेप्टर मौजूद होते हैं। लाइक हमारी बॉडी में पेन के लिए अलग अलग तरह के रिसेप्टर हैं, टच के लिए अलग तरह के रिसेप्टर हैं, कूल्ड के लिए अलग तरह के रिसेप्टर हैं, टेम्परेचर डिटेक्ट करने के लिए अलग तरह के रिसेप्टर हैं। तो हमारी बॉडी में रिसेप्टर मौजूद हैं। लाइक अगर हम पेन की बात करते हैं तो हमारी बॉडी में जो पेन डिटेक्ट करने के लिए रिसेप्टर होते हैं उसको हम नोसी रिसेप्टर कहते हैं। ये हम आगे जाके मज़ीद चैप्टर्स में जाके पढ़ेंगे। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि लाइक मेरी बॉडी है, मेरी बॉडी का जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो हमने कल डिस्कस किया था, वो कितना होता है? वो होता है 37। यानी कि मेरी बॉडी में जितने भी एंजाइम हैं वो 37 पे अच्छे से वर्क करते हैं। अब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा ना तो मेरी बॉडी में जो थर्मो रिसेप्टर हैं, थर्मो रिसेप्टर से मुराद जो टेम्परेचर डिटेक्ट करने वाले रिसेप्टर हैं, वो इस टेम्परेचर को डिटेक्ट करेंगे और मैसेज किसको भेजेंगे? कंट्रोल सेंटर को। अब यहाँ पे कंट्रोल सेंटर क्या है? ये हमारा ब्रेन है। हमारा ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड ये हमारा कंट्रोल सेंटर है। रिसेप्टर इसको डिटेक्ट करेंगे, करने के बाद मैसेज किसको भेजेंगे? कंट्रोल सेंटर को। अब कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? उस मैसेज को एनालाइज करेगा, प्रोसेस करेगा, रिजल्ट बनाएगा और बनाने के बाद दोबारा न्यूरॉन्स के ज़रिए वो मैसेज इफेक्टर को भेजेगा। अब इफेक्टर क्या करेगा? इसके मुताबिक एक रिस्पॉन्स जनरेट करेगा। लाइक मुझे टेम्परेचर 37 चाहिए था ना, तो 37 नहीं है, टेम्परेचर 47 है। रिसेप्टर क्या करेंगे? डिटेक्ट करेंगे, मैसेज किसको भेजेगा? ब्रेन को। ब्रेन क्या करेगा? इफेक्टर को मैसेज भेजेगा। अब यहाँ पे टेम्परेचर के लिए इफेक्टर कौन है? हमारे स्वेट ग्लैंड्स। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज़ जो किसी चीज़ की सिक्रीशन करती है, किसी केमिकल की या किसी भी चीज़ की सिक्रीशन करती है, उसको हम ग्लैंड कहते हैं। तो ये इफेक्टर यहाँ पे हमारे पास ग्लैंड्स होंगे। अब किसके पास मैसेज भेजा? स्वेट ग्लैंड्स को। जैसे कि अभी मुझे पसीना आ रहा है, मैंने फ़ैन ऑफ किए ताकि आवाज़ जो है आपको क्लियर आ जाए। तो मुझे पसीना आ रहा है। पसीना क्यों आ रहा है? क्योंकि मेरी बॉडी का टेम्परेचर हाई हो रहा है, पंखा नहीं चल रहा। अब मेरे रिसेप्टर ने क्या किया? मैसेज को, ये जो टेम्परेचर है इसको डिटेक्ट किया, थर्मो रिसेप्टर ने टेम्परेचर को डिटेक्ट किया, मैसेज भेजा कंट्रोल सेंटर को। कंट्रोल सेंटर जो ब्रेन है, ब्रेन ने मैसेज भेजा इफेक्टर को। इफेक्टर यहाँ पे क्या है? मेरे स्वेट ग्लैंड्स के स्वेटिंग करें। जितनी स्वेटिंग होगी पसीना आएगा, एवेपोरेट होगा और कूलिंग इफेक्ट जनरेट होगा। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी पानी अपनी जगह छोड़ता है तो पीछे कूलिंग इफेक्ट जनरेट करता है। तो सेम केस, मुझे पसीना आ रहा है, ये लिविंग कंट्रोल सिस्टम में आ रहा है, यानी कि मैं होम्योस्टेसिस को कर रहा हूँ, होम्योस्टेसिस कर रहा हूँ, या मेरे अंदर ओस्मो रेगुलेशन हो रही है। यहाँ पे मैंने डायग्राम्स के ज़रिए इसको एलैबोरेट किया हुआ है। सबसे पहले ये देखिएगा, ये मेरी बॉडी में जितने भी रिसेप्टर हैं उन्होंने क्या किया? मैसेज को डिटेक्ट किया। डिटेक्ट करने के बाद मैसेज कहाँ से? इन न्यूरॉन्स के ज़रिए कहाँ पे गया? ब्रेन की तरफ। ये कंट्रोल सेंटर है। ठीक है, अब ब्रेन ने इस मैसेज को एनालाइज किया, प्रोसेस किया, रिजल्ट बनाया और दोबारा न्यूरॉन्स के ज़रिए किसको मैसेज भेजा है? इफेक्टर को। यहाँ पे इफेक्टर मेरे मसल्स भी हो सकते हैं, ग्लैंड भी हो सकता है। ठीक है, मेरे ग्लैंड्स को मैसेज भेजा ताकि वो स्वेटिंग करें और कूलिंग इफेक्ट जनरेट हो। ये हमारे पास था लिविंग कंट्रोल सिस्टम। बेटा एक 2 नंबर की डेफिनेशन ये आ सकती है कंट्रोल सिस्टम के बारे में, और डिफरेंस आ सकता है फिजिकल कंट्रोल सिस्टम और लिविंग कंट्रोल सिस्टम के दरमियान में 2 नंबर के लिए। इसके बाद हम आते हैं फीडबैक मैकेनिज्म की तरफ। वो कहता है द डिटेक्शन ऑफ चेंज बाय रिसेप्टर एंड सेंडिंग सिग्नल बाय कंट्रोल सिस्टम टू द इफेक्टर फॉर रिस्पॉन्स। यानी कि रिसेप्टर कोई चीज़ को डिटेक्ट करता है, चेंज को डिटेक्ट करता है। ठीक है, किसी स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है। स्टिमुलस कहते हैं चेंज इन द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में कोई भी चेंज होती है तो वो स्टिमुलस होती है। ठीक है, अब डिटेक्शन ऑफ चेंज बाय द रिसेप्टर एंड सेंडिंग सिग्नल बाय कंट्रोल सिस्टम। कंट्रोल सिस्टम, ये कंट्रोल सिस्टम था, इसके तीनों कंपोनेंट्स, इसके ज़रिए वो मैसेज भेजता है किसको? इफेक्टर को, फॉर रिस्पॉन्स, कोई भी रिस्पॉन्स करने के लिए। ठीक है, इसमें हमारे पास, इसको हम फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। जस्ट लाइक बच्चे क्लास में बैठे होते हैं तो आपसे हम फीडबैक लेते हैं कि हमारी कैंटीन के बारे में फ़ीडबैक दें, पानी ठीक है, यहाँ का इन्वायरमेंट ठीक है, टीचर अच्छे से पढ़ा रहा है, तो आप उस टीचर के बारे में फ़ीडबैक देते हैं। अगर वो अच्छा पढ़ाता है तो आपका रिस्पॉन्स अच्छा होगा। लाइक अगर टीचर अच्छा पढ़ाता है तो ये जो रिस्पॉन्स है ये आपका अच्छा होगा, आप उसमें अच्छी कमेंट्स लिखेंगे। अगर टीचर अच्छा नहीं पढ़ा रहा या कैंटीन अच्छी नहीं है या कोई भी आपको इन्वायरमेंट अच्छा नहीं लगता, तो ये जो रिस्पॉन्स होगा ना, जो आप वहाँ पे पेपर पे लिखेंगे, वो भी नेगेटिव होगा, वो भी उसके मुताबिक ही होगा। इसको हम फीडबैक कहते हैं। इस फीडबैक की 2 टाइप्स हैं, एक को हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं और एक को हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहते हैं। सबसे पहले हम पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे। ये भी डिफरेंस आता है 2 नंबर के लिए पेपर में।
पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहता है इफ़ द रिसेप्टर रिस्पॉन्स इज सिमिलर आर टुवर्ड द चेंज इन एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, लाइक इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जैसा भी होगा ना उसके मुताबिक अगर इफेक्टर रिस्पॉन्स करेंगे, लाइक अगर एग्जाम्पल मैं आगे बताता हूँ, सकिंग ऑफ इन्फेंट चाइल्ड, जब बच्चा पैदा होता है तो वो माँ का दूध पीता है, जितनी ज़्यादा बच्चा सकिंग करेगा मिल्क की प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा होगी, सकिंग कर रहा है मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ रही है, ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। लाइक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो था, बॉडी से बाहर का इन्वायरमेंट था, वो सकिंग कर रहा है और उसके मुताबिक ही बच्चा जो है मिल्क की प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है, ये हमारे पास पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म आपने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। राइपनिंग ऑफ द फ्रूट का पक जाना, आगे उस चैप्टर में जाके हम राइपनिंग के बारे में पढ़ेंगे। टोटल 5 तरह के हार्मोन हैं प्लांट्स के अंदर, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन। इनमें से 3 जो पहले बताए हैं, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन्स, ये ग्रोथ प्रोमोटर हैं, ग्रोथ करवाते हैं, और जो बाकी 2 हैं ये ग्रोथ इनहिबिटर है, ये उस ग्रोथ को रोकते हैं। तो राइपनिंग के लिए जो 3 हार्मोन हैं उनमें ये आता है, काफ़ी लंबी चौड़ी डिटेल है, हम नेक्स्ट जाके आगे चैप्टर्स में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लिख लीजिएगा, 2 नंबर आ जाएंगे। आगे है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। अगर कोई, वो कहता है द इफेक्टर रिस्पॉन्स इज ऑपोजिट टू द चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, लाइक अगर इन्वायरमेंट एक्सटर्नल इन्वायरमेंट का जो इफेक्ट है वो उसके उलट आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं, आपकी बॉडी किसी एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के उलट रिस्पॉन्स कर रही है, उसको हम नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म कहेंगे। इसमें एग्जांपल अमाउंट ऑफ ग्लूकोज एंड इंसुलिन इन द बॉडी। आपका पेंक्रियाज, उसमें बीटा सेल्स और अल्फा सेल्स होते हैं, एक सेल्स ग्लूकागोन बनाते हैं, दूसरे इंसुलिन बनाते हैं। ग्लूकागोन क्या करता है, जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट 1% से बिलो चली जाती है तो ग्लूकागोन रिलीज होता है, और जब 1% से अबव हो जाती है तो इंसुलिन रिलीज होता है। अब इस बात को गौर से सुनिएगा, जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ जाती है, लाइक हम बहुत ज़्यादा ग्लूकोज ले लेते हैं, फूड खा लेते हैं, तो फिर क्या होता है कि ग्लूकोज की अमाउंट बढ़ रही होती है, अप हो रही होती है, तो ग्लूकोज का बढ़ जाना, हमने इन्वायरमेंट को चेंज किया, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जो था, ग्लूकोज का बढ़ जाना क्या करता है, इंसुलिन को रिलीज़ करवाता है, और इंसुलिन का रिलीज़ होना, इंसुलिन का होना ग्लूकोज को इनहिबिट करवाता है, यानी कि ग्लूकोज की सिक्रीशन को इनहिबिट करवा देता है। हमारी बॉडी में जो ग्लूकागोन रिलीज हो रहा था, जो हार्मोन था ग्लूकागोन, वो ग्लाइकोजन को तोड़ के ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अब ग्लूकोज बढ़ा हुआ था तो इंसुलिन क्या करता है, उसी ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और आपके मसल्स में जमा कर देता है, ठीक है। इसके अलावा जब आपकी बॉडी में ग्लूकोज की अमाउंट लो चली जाती है तो फिर क्या होता है कि ग्लूकोज का लो हो जाना और इंसुलिन का एक खास पॉइंट से बढ़ जाना क्या करता है कि इंसुलिन को इनहिबिट करवा देता है और ग्लूकागोन को दोबारा से रिलीज़ करवाता है ताकि वो ग्लूकोज की अमाउंट को बढ़ा दे। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, दोनों में डिफरेंस आ सकता है 2 नंबर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है ओस्मो रेगुलेशन, ये हमने कल भी डिस्कस किया था, आप कल वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, ये डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। वो कहता है द मैकेनिज्म ऑफ रेगुलेशन ऑफ सल्यूट एंड वाटर बैलेंस बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट। आपकी बॉडी के अंदर सल्यूट और वाटर का आपके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के हिसाब से बैलेंस होना ओस्मो रेगुलेशन कहलाता है। वो कहता है द सेल कॉन्स्टेंटली फेस चेंजिंग एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। मैंने आपको कल बताया था कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है या फिर हम कह सकते हैं कि सेल के बाहर का इन्वायरमेंट, वो मैंने बताया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा होता है और आपकी बॉडी रेगुलर मैनर पे उसको मेंटेन कर रही होती है। प्लांट में ऐसा नहीं होता, एनिमल के केस में ऐसा होता है, क्योंकि एनिमल के केस में सेल वॉल नहीं होती, वो हम अभी डिस्कस करेंगे। अच्छा, तो चेंज हो रहा होता है। अब हमारे पास जो एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट है उसमें ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन, सल्यूट की कंसंट्रेशन के हिसाब से हम क्या करते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर सेल के बाहर, लाइक मेरी बॉडी ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, एक अडल्ट बॉडी जो है वो उसमें 37.7 ट्रिलियन सेल्स होते हैं। अब उसमें जो 37.7 ट्रिलियन सेल्स हैं, हर सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है उसको हम एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये एक सेल है, ये दूसरा सेल है, ये तीसरा सेल है, ये जो इसके अंदर का इन्वायरमेंट होगा उसको हम कहेंगे इंट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, जो बाहर का इन्वायरमेंट होगा उसको हम कहेंगे एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट। ठीक है, अब वो कहता है कि एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, ये जो बाहर का इन्वायरमेंट था, हम
उसमें हम ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन इसको 3 तरह से कैटेगराइज कर देते हैं। पहली कैटेगरी है हमारे पास हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट, दूसरी है हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट और थर्ड वन इज़ आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। सबसे पहले हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के बारे में बात करते हैं। हमेशा याद रखना है कि हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट में सेल स्वेल हो जाएगा, हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट में सेल क्या होगा, श्रिंक हो जाएगा। हाइपोटोनिक में देखते हैं कि मोर डिल्यूट सोल्यूशन एज कंपेयर टू द सेल कंसंट्रेशन। एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट, ये एक सेल है, सेल के बाहर का ये इन्वायरमेंट है, अगर यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है या डिल्यूशन ज़्यादा है, डिल्यूटेड सोल्यूशन है, डिल्यूटेड सोल्यूशन से मुराद है कि कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट कम है और वाटर या सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो अगर यहाँ पे सोल्यूट की मिकदार कम है, वाटर की ज़्यादा है, तो हम कहते हैं कि मोर डिल्यूटेड सोल्यूशन एज कंपेयर टू दी सेल कंसंट्रेशन। सेल की कंसंट्रेशन के हिसाब से बाहर का ये जो इन्वायरमेंट है ये ज़्यादा डिल्यूटेड है, पानी वाला है, तो फिर क्या होगा, फिर इस वाटर यहाँ का जो इन्वायरमेंट है यहाँ से क्या होगा, वाटर इनसाइड दी सेल मूव करना शुरू हो जाएगा थ्रू एंडो ऑस्मोसिस, उसको हम एंडोस्मोसिस कहते हैं। अगर वाटर एक हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, ऑस्मोसिस कहते हैं। अगर वो एक सेल के अंदर मूव कर रहा है, बाहर से एक सेल के अंदर मूव कर रहा है, उसको हम कहेंगे एंडोऑस्मोसिस, ठीक है। और अगर सेल से बाहर मूव कर रहा है तो उसको हम कहेंगे एक्सोऑस्मोसिस, ठीक है। हमने चैप्टर नंबर 14 फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि वाटर हमेशा फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द हायर वाटर पोटेंशियल टू द लोअर वाटर पोटेंशियल। किसी जगह पे जितना पानी ज़्यादा होगा उसका वाटर पोटेंशियल उतना ज़्यादा होगा, तो हायर वाटर पोटेंशियल कहाँ पे है, बाहर, अंदर कम है, तो पानी क्या करेगा, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा। इसके ऐसा करने की वजह से सेल स्वेल हो जाएगा, इस कंडीशन को हम हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट कहते हैं। अच्छा, अब इस कंडीशन में क्या होगा, अगर ये एनिमल सेल है ना तो ये स्वेल होने के बाद बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा। क्यों फटेगा, बिकॉज इसके बाहर सेल वाल नहीं है। प्लांट सेल के केस में क्या होता है कि बाहर सेल के बाहर एक सेल वाल होती है जो कि उसको फटने से बचाती है। इस केस में क्या होगा कि इसके पास सेल वाल तो नहीं है, तो जब बहुत ज़्यादा पानी एंडोस्मोसिस के जरिए फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन मूव करेगा तो सेल क्या हो जाएगा, फट जाएगा। इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट। दूसरी कंडीशन है हमारे पास हाइपरटोनिक इन्वायरमेंट। इसमें क्या होगा, बाहर वो कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू द सेल कंसंट्रेशन। बाहर ज़्यादा कंसंट्रेशन किसकी है, ज़्यादा कंसंट्रेशन सोल्यूट की है, पानी की कम है एज कंपेयर टू दी सेल कंसंट्रेशन। तो फिर क्या होगा, अब पानी ज़्यादा कहाँ पे है, सेल के अंदर। तो सेल्स हमने कहा कि हायर टू लोअर कंसंट्रेशन मूव करता है पानी, तो वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन, यहाँ से यहाँ मूव कर जाएगा। इससे ऐसा करने की वजह से सेल क्या हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा, और इस मूवमेंट को हम कहेंगे एक्सो ऑस्मोसिस, सेल से बाहर पानी आ रहा है। उसके बाद अगली कंडीशन जो है वो आइसोटोनिक है। ये वो कंडीशन है जिसमें सेल के अंदर और सेल से बाहर का इन्वायरमेंट सेम होता है, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर इन्वायरमेंट इज रिजेंबल टू द सेम एज ए सेल कंसंट्रेशन। जितनी अमाउंट बाहर है उतनी ही अमाउंट अंदर है, तो ना तो एक्सोस्मोसिस होगी ना ही एंडोस्मोसिस होगी, और सेल जो है वो नॉर्मल हालत में रहेगा। अब 2 नंबर की डेफिनेशंस, कंट्रोल सिस्टम, डिफरेंस बिटवीन फिजिकल कंट्रोल सिस्टम एंड लिविंग कंट्रोल सिस्टम विद एग्जांपल। यहाँ पे मैंने इसको डायग्राम से एलेबोरेट कर दिया, बुक में कोई डायग्राम नहीं बनी हुई, ये आपकी कंसेप्ट के लिए बनाई है। उसके बाद फीडबैक मैकेनिज्म 2 नंबर के लिए आ सकता है, दोनों में डिफरेंस आ सकता है विद एग्जांपल। उसके बाद हम ऑस्मो रेगुलेशन की डेफिनेशन पढ़ते हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस की हुई थी। देन फिर हम आते हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक और आइसोटोनिक इन्वायरमेंट। इन तीनों में से किसी पे भी 2 पे नोड आ सकता है या फिर डिफरेंस आ सकता है। जी बेटा, आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ख़त्म होता है। कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं, ग्रुप में पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा लाइक कर दें, शेयर कर दें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।